Good morning class. Our today's topic is Schrödinger wave equation. Schrödinger जो है एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा बिहेवियर होता है उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया था एंड दैट इक्वेशन इज नोन है Schrödinger wave equation. क्लियर. बेसिकली जो है इन्होंने डी ब्रोगली का आइडिया ही लेके चले थे कि जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसे जो है इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में कंसिडर किया था. अब जो हमने लास्ट टाइम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि दैट वी कांट डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम की एग्जैक्ट पोजीशन और पाथ की उसके जो है हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते बट वी कैन कैलकुलेट इट्स एनर्जी कि हम जो है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं. सिंगल इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशंस इन स्पेस. ये 3D का मतलब 3 डायमेंशनल है. वो कैसे दी हुआ है इक्वेशन डिवाइडेड बाय कर्ली टू साइड डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली टू साइड डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली टू साइड डिवाइडेड बाय कर्ली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0. ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब हमने यहाँ पे क्या बात की है 3 डायमेंशनल मतलब कि हमें तीनों के तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट लेके चलने दैट इज एक्स वाई एंड जेड. एम यहाँ पे क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई है उसकी टोटल एनर्जी, वी हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और जो ये साई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और इसको जो हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं. ये थोड़ा सा न्यू है तो ये मेंशन कर देती हूँ. साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव और इसको हम क्या बोलते हैं कॉल्ड एज वेव फंक्शन. बाकी सब तो वही टर्म्स है. एम हो गया उसका मास, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी और वी होगी पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. अब जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म यूज़ करी है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होती है मैथ्स में हम ये पढ़ते हैं कर्ली टू साई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर. ये किसको रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डेरिवेटिव. कर्ली टू लिखा है ना पर पावर 2 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलर वे में कर्ली टू साइन डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वेयर ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई. डिवाइड में वाई है ना इसमें. ऐसे ही कर्ली टू साइन बाय कर्ली जेड स्क्वेयर दैट रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड ओनली. क्लियर. अब इस इक्वेशन को जो हम एक सेकेंड फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं डेल से साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. जो यहाँ पे मैंने डेल्स के साई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्स के साई इज इक्वल टू ये कंबाइन सब के लिए कर्ली टू साइन बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली टू साइन बाय कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली टू साइन बाय कर्ली जेड स्क्वेयर. ये क्या है डेल स्क्वेयर इसको हम बोलते हैं. और ये जो डेल है डेल स्क्वेयर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है. इसको हम बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर मैथमेटिकल है और इसका नेम होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर. और जो ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है और इस इक्वेशन को बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन. क्लियर. अब आगे फॉर्मूलेशन करेंगे इस इक्वेशन की. फॉर्मूलेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब देखो
श्रोडिंगर ने क्या यहाँ पे ज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव होगी। और जिस तरीके से मेरे पास कोई भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, सपोज करो मैंने उसको जो है ऐसे दो एंड्स के बीच में जो है फिक्स कर दिया किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को, तो उसमें क्या है, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। सिमिलर वे में जिस तरह की वेव्स जो है इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, वैसे ही वेव्स जो है वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन में भी प्रोड्यूस होगी। और उसके लिए जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे उसके वेव मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन की, वो जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन लिखी जाती है, एंड दैट इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ए यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन अलोंग द स्पेस कोऑर्डिनेट्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक्स के रिप्रेजेंट करेगा कि उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। लैम्डा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, और साई तो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए उसका कितनी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। क्लियर। अब हम जो है इस इक्वेशन को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स लेके चल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डी साइन डिवाइडेड बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डेरिवेशन नहीं होती है, एज इज रहेगा। अब साइन वाले फंक्शन की डेरिवेटिव अगर हम करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये पूरी की पूरी टर्म जो है कॉन्स्टेंट है, ये आगे आ जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा, और साइन का डेरिवेटिव कोस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। क्लियर। जो मेरे पास साइन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और आगे इसके जो भी फंक्शन होता है फिर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पे साइन, इस पूरे को एज्यूम कर लो एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, और इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ये सारी की सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 1 वो आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। अब आगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से ए कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 2 पाई बाई लैम्डा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब हमें करना है कोस का डेरिवेटिव। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और उसके बाद उसके फंक्शन का डेरिवेटिव हम करते हैं माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई में इसको अलग से लिखना ताकि कंफ्यूज ना हो, डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसके फंक्शन का करेंगे फिर से एक्स का 1, एज इट इज फंक्शन आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। क्लियर। 2 पाई बाई लैम्डा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस 4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वेयर, ए साइन ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब ये देखो, जो ये वाली टर्म है ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये टर्म किसके इक्वल है, साई के ही इक्वल है ये वाली टर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर इंटू साई। बस इसको लिख लेंगे ऐसे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, डी टू साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर इंटू साई, यहाँ जाएंगे। क्लियर। अब फिर से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन वेवलेंथ होती है, उसको हम कैसे रिलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ये है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा डी टू साइन डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर, लैम्डा की वैल्यू स्क्वेयर पुट करना है तो एच स्क्वेयर आएगा नीचे, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर इंटू साई। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल, जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करो, टोटल को ऐसे करते हैं, ई से टोटल एनर्जी होगी इसकी, वो किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसको टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। क्लियर।
अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, हाफ mv²। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू हाफ m। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैपिटल V पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इनको इस तरीके से स्मॉल एंड कैपिटल रखना अलग से। अब आगे इसको सोल्व करें, mv² इज इक्वल टू 2e माइनस v कैपिटल v² की यहाँ से वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 2e माइनस v डिवाइडेड बाई m। अब ये जो v² की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, d2 साइन डिवाइडेड बाई dx²। यहाँ पे हमें इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी v की वैल्यू सपोज को से मैं लेट कर लेती हूँ 1, तो पुट v² इन इक्वेशन नंबर 1। d2 साइन बाई dx² इज इक्वल टू -4π² m² h² वाली टर्म एज इट इज़। आगे v² की वैल्यू पुट करेंगे 2e माइनस v डिवाइडेड बाई m इंटू साई। 4 टू जा 8 माइनस 8π², m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई h² e माइनस v साइन। ये माइनस इधर है d2 साई डिवाइडेड बाई dx²। आगे d2 साइन डिवाइडेड बाई dx² माइनस के टर्म में इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगी 8π² m डिवाइडेड बाई h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द वेव मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली। सिमिलर वे में ये था अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। अगर मुझे यही इक्वेशन निकालनी हो तो सिर्फ एक्स की जगह जो है वाई आ जाएगा, d2 साइन बाई dx² था, यहाँ पे y² आ जाएगा, प्लस 8π² m डिवाइडेड बाई h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। अगर जेड एक्सिस की बात करूँ तो d2 साइन बाई dz² प्लस 8π² m डिवाइडेड बाई h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। अब अगर बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, अगर उसे कंबाइन लिखें तो कैसे लिखेंगे, curly 2 साई बाई curly x² प्लस curly 2 साई बाई curly y² प्लस curly 2 साई बाई curly z² प्लस 8π² m डिवाइडेड बाई h² e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये बेसिस है वेव मैकेनिकल मॉडल की एटम के। क्लियर। अब जो वेव इक्वेशन आई है ये डिपेंड कर रही है ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, कंसीडर द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द न्यूक्लियस इन द 3 डायमेंशनल। कि जो वेव इक्वेशन है ये हमारे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो जो कंसीडर करता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो जो है कंप्लीटली जो है न्यूक्लियस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट इज़ नॉट कन्फाइंड। जैसे कि बोहर मॉडल ने यही कहा था ना स्टार्टिंग में कि वो जो वैल्यू होगी वो कन्फाइंड होगी वेल डिफाइंड स्पेस में, वो कन्फाइंड नहीं होगा। क्लियर। अब आगे बात करें कि जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है किसी भी सिस्टम के लिए, एटम हो मॉलिक्यूल है, जिसकी जो एनर्जी है वो डज नॉट चेंज विद टाइम, कि वो वैल्यू जो है एनर्जी की टाइम के साथ चेंज ना हो, दैट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट हो, उसको जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है। एच जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। एच इज़ द टोटल एनर्जी ऑपरेटर और इसको बोलते क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जो H है इसकी वैल्यू जो है टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, दैट मीन्स H की जो वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो है सम होगी। क्लियर। अब जो सॉल्यूशन है मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो हमें किसकी वैल्यू देगा, E की वैल्यू देगा और साई की वैल्यू देगा। क्लियर। अब आगे बात करें सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तो हमने एक इक्वेशन ले ली, अब आगे इसके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव
इक्वेशन जो मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये क्या है एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। जैसे मेरे पास कोई भी मैथ में बात करूँ मेरे पास बहुत सारी डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है, सभी के जो है बहुत सारे सॉल्यूशन जो है पॉसिबल हैं। और ये जो सॉल्यूशंस होंगे इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वेव फंक्शन साई की वैल्यू मिलेगी जो हमारे पास है। बट अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करें हमें क्या पता चलता है कि जितने हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पार्शियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट जो उसके इतने सारे सॉल्यूशंस हैं साई की जो इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी जो है एक्चुअल में जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैनी सॉल्यूशन जो है उसमें से कुछ ही सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो फिजिकली जो है पॉसिबल है। तो अगर हमें जो है वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए क्या है कुछ जो है कंडीशंस इम्पोज की गई है साई की वैल्यू के ऊपर। वो कंडीशंस क्या होंगी, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो सॉल्यूशन है क्या मेरे पास वेव फंक्शन साई की ही वैल्यू है, बट अगर मैंने सॉल्यूशंस लेके चलूँ वो सारे के सारे जो है उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कुछ ही ऐसे से हैं जिनके जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम जो है कुछ कंडीशन इम्पोज करेंगे। वो कंडीशंस क्या होगी, फर्स्ट जो कंडीशन है डेट साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब सिंगल वैल्यू का मतलब कि एक डेफिनेट वैल्यू ही होनी चाहिए किसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में कहीं भी। और सेकेंड में भी मैं कैसे कह सकती हूँ दैट देयर कैन नॉट बी टू पॉसिबिलिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पोजीशन इन स्पेस, कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है उसके लिए दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, उसकी सिर्फ एक ही डेफिनेट जो है पॉसिबिलिटी होगी। सेकेंड साई मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू, कि ऐसा भी नहीं है कि उसकी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, उसकी जो है फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए साई की। वही सॉल्यूशन एप्लीकेबल होगा जो सिंगल वैल्यूड होगा उसमें साई की जो है वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। थर्ड साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, जो इसकी वैल्यू है स्पेस में अगर हम कोई भी पॉइंट लेके चल रहे हैं उस पॉइंट पे जो है इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं ऐसे नहीं कि वो वैल्यू जो है एकदम से बहुत एब्रप्टली चेंज हो रही है। फोर्थ साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का यहाँ पे मतलब क्या होता है, अभी आगे जाके आप दो फंक्शंस पढ़ोगे डिटेल में, ऑर्थोगोनल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज मीन्स जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन को, कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। नॉर्मलाइज का मतलब यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑल ओवर द स्पेस दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर वो वैल्यू 1 की इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि जो वो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। नेक्स्ट जो है साई मस्ट बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, कि अगर हम इन्फिनिटी में बात करें हैं तो उस इन्फिनिटी का मतलब होगा कि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, तो उस केस में क्या है इसकी वैल्यू जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर होएगी तो वो वैल्यू जो है जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। इन सभी पॉइंट्स को सम अप करो, क्या कहेंगे कि दैट साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई मस्ट बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूस एंड नॉर्मलाइज्ड। अब ये जो फिजिकली सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस होंगे उनके लिए जो है एक सर्टेन डेफिनेट वैल्यू होगी एनर्जी की, और इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं आयन वैल्यूज़। सिग्निफिकेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए जो डेफिनेट वैल्यू आ रही है उस डेफिनेट एनर्जी वैल्यू को हम बोलेंगे आयन वैल्यू, और उन कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शंस को जो साई की हमें एक सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रही है उन्हें बोलते हैं हम आयन फंक्शंस। क्लियर। तो आयन वैल्यूज़ क्या होंगी, डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ टोटल एनर्जी की वो डेफिनेट वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू फॉर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि वो डेफिनेट वैल्यू जिसके लिए जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसकी जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर। कि डेफिनेट वैल्यू टोटल एनर्जी की जिसके लिए जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है, फिजिकली सिग्निफिकेंट है। इसी तरीके से आयन फंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, वो तो हो गई आयन वैल्यूज़।
अब आगे बात करते हैं आयन फंक्शंस की। आयन फंक्शंस आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर wave equation which have physical significance and that corresponds to definite energy values, that corresponds to डेफिनेट आयन वैल्यूज़ भी बोल सकती हूँ, एनर्जी वैल्यूज़ भी बोल सकती हूँ, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर। और ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ में आई क्या होती है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे, और जो सॉल्यूशन है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस होने के लिए क्या क्या उनके ऊपर कंडीशंस इम्पोज्ड होंगी। अब आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है हैविंग चार्ज -e, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और उसका चार्ज कितना है +z इंटू ई। न्यूक्लियस का प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होगा ना, z हो गया उसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल, कि वो जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी v के साथ। हम हाइड्रोजन एटम की बात लेके चल रहे हैं। इन हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट्स इक्वल टू -e, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो जिस न्यूक्लियस के राउंड वो रिवॉल्व कर रहा है उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसकी वैल्यू होगी +ze। हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर 1 के इक्वल, कि ये अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस के साइड किस पोटेंशियल एनर्जी के साथ, वो पोटेंशियल एनर्जी v किसके इक्वल होगी -ze² डिवाइडेड बाय r। r क्या है, डिस्टेंस उनके बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास, अगर इनको मैं पुट करूँ, जो मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी उसमें पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। क्या थी इक्वेशन, पहले तो तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव था, कर्ली टू साइन डिवाइडेड बाई कर्ली x² प्लस कर्ली टू साइन डिवाइडेड बाई कर्ली y² प्लस कर्ली टू साइन डिवाइडेड बाई कर्ली z²। इसके बाद नेक्स्ट टर्म थी 8π² m डिवाइडेड बाई h²। इसके अंदर क्या टर्म थी, याद है क्या टर्म थी इसके अंदर, E -v। E रिप्रेजेंट कर रही थी काइनेटिक एनर्जी, V रिप्रेजेंट कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ना जो मुझे पुट करनी है, ये देखो ये वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की -ze² डिवाइडेड बाई r। माइनस इसके साथ है तो अंदर वाली टर्म जब पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या आ जाएगा +ze² डिवाइडेड बाई r psi एंड दैट्स इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें कि ये जो है ये जस्ट एक है मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जो इसकी इम्पोर्टेंस है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वो जो है इसकी लाई करती है इसकी वैलिडिटी में, और इसका एग्रीमेंट की कैलकुलेटिव वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व करें तो जो एनर्जी होगी वो कितनी आएगी हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। En इज इक्वल टू -2π² m e⁻⁴ z² डिवाइडेड बाई n² h²। अब यहाँ पे m हो गया इसका मास, z हो गया न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम के लिए वैल्यू 2 हो जाएगी, e हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी लेवल्स को 1 2 3 4। क्लियर। और इन सब की भी वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो ये सिंप्लीफाई करके जो आपको जो है इतना लंबा सॉल्यूशन तो खैर नहीं पूछेंगे, आपको जो लास्ट में एनर्जी की वैल्यू आएगी वो वैल्यू पता होनी चाहिए -r/z² डिवाइडेड बाई n²। और जो ये r है यहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं, दैट इज़ 2π² m e⁻⁴ डिवाइडेड बाई h²। इन सब की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो हमने जो है इन सब को सॉल्व करके एक और कॉन्स्टेंट से इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज़ r, और r को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। हेयर r रिप्रेजेंट सिग्निफाई रिडबर्ग कांस्टेंट। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें
बाकी जो बचे हैं उन सब की वैल्यूज़। तो ई एन की जो वैल्यू आती है मेरे पास -2.17 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये n स्क्वेयर नीचे, और ये किसकी वैल्यू है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू। और ये तो है जाउल पर एटम, इसके यूनिट्स जो होंगे। किलो जाउल एनर्जी जो है मेनली जो है किलो जाउल मोल इनवर्स में लेके चलते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू आएगी इसकी, ई एन इज इक्वल टू किलो जाउल मोल इनवर्स। ये आपको एनर्जी की वैल्यू जो है यहाँ से याद रखनी है, बस इसमें कि आप एन की वैल्यू पुट करनी है, कौन सा एनर्जी लेवल है, उससे जो है आपकी उसकी एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम लोअर एनर्जी स्टेट है, एन इज इक्वल टू 1, तो ई की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -13111.8 की इक्वल होगी। क्लियर। जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ई एन इज इक्वल टू -2π² me⁴ z² डिवाइडेड बाई h², ये जो है आइडेंटिकल है बोहर इक्वेशन के साथ जो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए दी थी हाइड्रोजन एटम की, कि जो ये 9 इक्वेशन है ये आइडेंटिकल है किसके साथ, बोहर इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हम सेकंड वे में कैसे कह सकते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसने जो है उसी अप्रोच पे चल दी थी, सेम अलाउड एनर्जी स्टेट जैसे जो है बोहर मॉडल के केस में मिले थे। क्लियर। अब आगे इसमें टर्म है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ही सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वेयर, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स यूज़ हुई है, एक तो साई और एक है साई स्क्वेयर, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई है, साई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को। साई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। बट यहाँ पे ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई को, बट हमें जो है यहाँ पे मेनली क्या बताना है, क्या एक्सप्लेन कर दें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। अब ये तो मेरे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका जो है एक्चुअल अगर मैं बात करूँ फिजिकल मीनिंग जो है इसका नहीं है, क्योंकि साई जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और उसका मतलब क्या है कि साई की जो वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की हमेशा जो एक रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो है हमेशा या तो इसकी वैल्यू 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। बट अगर आप एक्चुअल में सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन तो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो जो साई की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 इमेजनरी वैल्यू दैट मीन्स। ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जैसे हम लाइट वेव्स के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि जो स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। सेम कंसेप्ट जो अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव मोशन के ऊपर अप्लाई करें कि जो स्क्वायर करें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर लेंगे दैट मीन्स साई स्क्वायर, ये किसका इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। क्लियर। अब अगर अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है उसको जो हम सर्टेनिटी से मेज़र नहीं कर सकते, यही था उसका प्रिंसिपल। बट हम ये कह सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जो है ये क्या डिटरमिन करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 0 है, साई स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स कि जो वो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। साई स्क्वायर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या डिटरमिन करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखो इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि साई का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज अगर साई की बात करें वो एक रियल वैल्यू ही होना चाहिए, बट साई की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम इसका जो है स्क्वायर लेके चलेंगे, स्क्वायर हो जाएगा साई स्क्वायर, कि अगर इन केस साई की वैल्यू नेगेटिव भी है तो आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी मेरे पास जो है एक रियल वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें साई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करने के इलेक्ट्रॉन को वो नेग्लिजिबल है। साई स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आती है, दैट मीन्स कि उसकी जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो लो है। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू हाई आ जाए वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के लिए है। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करें डी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन, डी एक्स डी वाई डी जेड, देन साई स्क्वायर इंटू डी वी।
ये क्या मेजर करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द वॉल्यूम डीवी। ये तो मैंने स्पेस में बात करी थी, इलेक्ट्रॉन को स्पेस में फाइंड आउट करने की, बट अगर मैं पर्टिकुलर कन्फाइन कर दूँ यहाँ पे स्पेस हैविंग वॉल्यूम डीवी, तो जो साइज स्क्वायर डीवी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द वॉल्यूम डीवी। क्लियर। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, और इवन जीरो भी हो सकती है, बट इमेजनरी नहीं होगी, एक रियल वैल्यू मेरे पास होगी। क्लियर। समझ में आया कि साई और साइज के दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आगे बात करते हैं इसमें छोटा सा कंसेप्ट रह गया, नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। कि नॉर्मल वेव फंक्शन क्या आते हैं मेरे पास और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो नॉर्मल वेव फंक्शन है उसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी फाइंड आउट करने की वो है वो कि दैट्स इक्वल टू 1, तो हम उस वेव फंक्शन कहेंगे कि वो वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। क्लियर। तो नॉर्मल वेव फंक्शन क्या होगा कि जो हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द स्पेस दैट मस्ट बी इक्वल टू द 1। सबसे पहले बात करती हूँ नॉर्मल वेव फंक्शन की, probability of finding the electron sum over all the space, complete space में लेके चल रहे हैं, must be 1। वो किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। अब मैं अगर इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वेयर dx dy dz दैट्स इक्वल टू 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -∞ टू +∞। क्लियर। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू ∞ +∞ साई स्टार dx dy dz दैट्स इक्वल टू 1। ये मैंने यहाँ पे साई स्टार क्यों लिखा है, इन केस अगर साई की जो है मेरे पास इमेजनरी वैल्यू होती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि साई की तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो अगर साई मेरे पास रियल वैल्यू फंक्शन है तो साई स्क्वेयर हो जाएगा, और अगर इमेजनरी है तो हो जाएगा साई इंटू साई स्टार। क्लियर। अब इसमें आगे देखो कि जो मेरे पास ये कंडीशन आई है साई स्टार dx dy dz दैट्स इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन है ये क्या रीजनेबल कंडीशन है, बिकॉज कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट मस्ट बी बिकम यूनिटी समवेयर इन स्पेस। बट हमने क्या पढ़ा था कि जो साई स्क्वेयर होता है या फिर साई इंटू साई स्टार है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोबेबिलिटी इन द वॉल्यूम एलिमेंट। हम जो वॉल्यूम एलिमेंट dv लेके चल रहे थे, तो इस केस में क्या होगा, हमें जो है इसे किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स कि -∞ टू ∞ इसे जो है फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे n साई dx dy dz दैट्स इक्वल टू 1। n क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की फिर से इंटीग्रेशन नहीं होगी तो इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आएंगे, साई स्क्वेयर dx dy dz इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ राइट साइड पे, -∞ टू +∞ साई स्क्वेयर dx dy dz इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर। और इसको ऊपर लेके ले जाओगे तो बन जाएगा ये n रेज़ टू द पावर। क्लियर। अब जो है हम इस इक्वेशन से जो है इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो n है इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फिर से मेरे पास अगर साई इमेजनरी होता है तो साई स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे साई स्टार dx dy dz, इसको ऊपर ले जाऊँ n रेज़ टू द पावर -2, लिमिट आएगी -∞ टू +∞। ये होता है नॉर्मल वेव फंक्शन। आगे बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन की। अब इस केस में क्या है कि कोई भी मेरे पास पर्टिकुलर फंक्शन है वो जो है मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर वेव फंक्शन, कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन से जो है, अगर मैं किसी होल स्पेस में कंप्लीट होल स्पेस में बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव फंक्शंस है वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, इन एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करेंगे। कोई भी मैं दो वेव फंक्शन लेके चल रही हूँ कि इन दोनों वेव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी।
दैट मीन्स कि वो वेव फंक्शंस क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। दीज आर ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। और ऑर्थोगोनल का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शंस हैं दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ऑर्थोगोनल मीन्स इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ऐसे वेव फंक्शंस को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अब इसको मैथमेटिकली फिर से रिप्रेजेंट करें। दो वेव फंक्शंस हैं यहाँ पे मेरे पास, psi1 psi2 स्टार dx dy dz इक्वल्स टू 0। ऑर्थोगोनल नॉर्मल की कंडीशन होती है दैट्स इक्वल टू 1, यहाँ पे होगी कंडीशन इक्वल्स टू 0। और इसको सेकेंड वे में कैसे, psi1 स्टार psi2 dx dy dz इक्वल्स टू 0। कि ऑर्थोगोनैलिटी का मैथमेटिकली मतलब क्या हुआ कि जो हम दो वेव फंक्शंस लेके चल रहे हैं इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस, वही सेम होगा। उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर मेरे पास psi1 और psi2 जो है दो वेव फंक्शन है, और ये जो मैंने स्टार लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। psi1 स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ psi1। सिमिलर वे में psi2 स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ psi2। तो इसमें फर्स्ट वाले में पहले मैंने psi1 लिया, psi2 स्टार लिया, और अगले में psi1 स्टार लिया और psi2 लिया। अगर दोनों के दोनों ही रियल हो, अभी तो मैं इमेजनरी को हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर दोनों ही रियल हो तो हो जाएगा psi1 psi2 dx dy dz इज इक्वल टू 0। क्लियर। इस तरीके से जो है हमारे पास दो कंडीशंस हो जाएंगी। इसको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, psi1 एंड psi2 दो डिफरेंट जो है वेव फंक्शंस हैं। नॉर्मलाइज के लिए क्या कंडीशन होगी कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट है उन दोनों वेव फंक्शंस का दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर मेरे पास कोई वेव फंक्शन ऐसा होता है जो नॉर्मलाइज्ड भी हो और ऑर्थोगोनल भी हो, उस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल। कंबाइन कर देंगे वर्ड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। क्लियर टू यू। चलो इसके आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।